नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आरंभ है प्रचंड। जी हां, उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में बीजेपी ने अपनी तरफ से शंखनाद कर दिया। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में चुनावी चालें चल रहे हैं। अमित शाह ने आज लखनऊ से शुरुआत कर दी। विंध्याचल में मां विंध्यवासिनी की शक्ति पूजा की और उसके बाद काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंचकर आराधना की। इस पूजा पाठ के अलावा अमित शाह ने ऐलान कर दिया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर से बम्पर जीत दर्ज कर रही है। अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिल खोलकर तारीफ की। विंध्य पर्वत पर विंध्यवासिनी के दरबार में देश के गृह मंत्री पूजा पाठ कर रहे हैं। आरती के आलोक में रच रहे हैं चुनावी राजनीति का राग। मंत्रोच्चारों से गूंज रहा है माता का दरबार। तो इस पूजा पाठ का अर्थ यूँ समझिए कि पीएम मोदी ने यूपी के चुनाव का शंखनाद जो बनारस से किया था, ये उसी की दूसरी कड़ी है। अब अमित शाह यूपी में हैं। अमित शाह ने विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास किया, रोपवे का लोकार्पण किया और हुंकार भरी। मां विंध्यवासिनी का भव्य कॉरिडोर का भी भूमि पूजन हुआ है और रोपवे का लोकार्पण भी आज हुआ। अब किसी श्रवण को अपने बूढ़े माँ बाप को लाना है तो कावड़ की जरूरत नहीं है, रोप में बिठाकर त्रिकोण परिक्रमा पूरी करा सकता है। रविवार की सुबह उत्तर प्रदेश की राजनीति की रगों में रवानी भर देने वाली थी, क्योंकि अमित शाह लखनऊ पहुंचे थे। अमित शाह ने लखनऊ में फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शान में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। योगी जी और उनकी टीम ने पूरे देश के अंदर 44 योजनाओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये हम सब के लिए गौरव का। विपक्ष भले ही लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को कोसता रहा हो, लेकिन अमित शाह खुले मन से योगी आदित्यनाथ की शान में उद्घोष कर रहे थे कि यूपी में कानून का राज है और ये राज इसलिए है क्योंकि सीएम योगी हैं। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में सौगातों की बात कहकर अमित शाह ने पूरे भरोसे के साथ कहा कि यूपी में एक बार फिर प्रचंड जीत के साथ बीजेपी आएगी। जो सपना देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि भैया फिर से एक बार करारी हार का मन बना लो। यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। अमित शाह के राग में योगी के लिए तारीफें थी और रंग ऐसा जो बता सके कि यूपी की सरकार ने विकास की रफ्तार को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में जिस जमीन पर साइंस इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया गया था, उसके बारे में सीएम योगी ने क्या कहा, सुनिए। उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था। उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था बदहाल थी। उत्तर प्रदेश में आधी से अधिक जगह उत्तर प्रदेश पुलिस बल की खाली पड़ी हुई थी और माफिया राज इस कदर हावी था। हम लोगों ने जो उत्तर प्रदेश के बारे में सोचा है कि हां, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो, उत्तर प्रदेश देश के अंदर अर्थव्यवस्था के लिए एक नया संबल प्रदान करने के लिए आगे आए। तो यूं समझिए कि बीजेपी ने चुनावी समर में अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। बीजेपी एक बार फिर 300 पार का नारा दे रही है। सौगातों की बारिशें की जा रही हैं। खुद पीएम मोदी और अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। यूपी को ध्यान में रखकर ही मोदी कैबिनेट में फेरबदल हुए। सहयोगियों को जगह मिली, उन चेहरों को शामिल किया गया जिससे वोटों को साधा जा सके। राम मंदिर और ओबीसी आरक्षण को भी चुनावी कसौटी पर कसा जा रहा है। मौका तो था उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के शिलान्यास का, मगर इसी मौके पर अमित शाह ने
2022 के चुनाव का आगाज कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने मुक्त कंठ से योगी आदित्यनाथ सरकार की प्रशंसा की और साफ साफ कहा कि 300 सीटें लोगों ने जिससे चुनकर भेजी थी वो सपना पूरा हो रहा है। साफ कहा 2022 में कमल की सरकार बनेगी, लेकिन अखिलेश यादव का नाम भी इस मंच से उन्होंने लिया और कहा कि जिनके शासन में एनआरआई मीट कराना लखनऊ में संभव नहीं था, वो जो दिल्ली कराते थे वो अब नए कपड़े पहनकर चुनाव में आएंगे। बीजेपी को मालूम है कि इस बार 300 सीटों को पार करना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी, किसान आंदोलन और कोरोना की त्रासदी समेत कई मुद्दे हैं जहां बीजेपी को पार पाना है। फिर भी कोशिश यही है कि किसी भी सूरत में चुनाव में लीड ले ली जाए। अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपना दम दिखा रही है, मगर बीजेपी के अंदर ही कुछ ऐसा घट रहा है जो बीजेपी विरोधियों को बीजेपी पर निशाना साधने का अवसर दे रहा है। हम बात कर रहे हैं बाबुल सुप्रियो की। बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास का ऐलान किया तो राजनीतिक हलचल अचानक से बढ़ गई। हालांकि उन्होंने इसे अपना निजी फैसला बताया, लेकिन बीजेपी के ही सांसद साक्षी महाराज कह रहे हैं कि बाबुल सुप्रियो को स्वार्थ नहीं दिखाना चाहिए था। अब विपक्ष भी बीजेपी पर हमलावर है। न बीजेपी के प्रिय रहे, न बीजेपी उनकी। मंत्री पद बीजेपी ने पहले ही छीन लिया था। कार्यकर्ता बाबुल सुप्रियो अब रहे नहीं, सांसद वो हैं नहीं अब। मतलब ये समझिए कि बाबुल सुप्रियो ने राजनीति को कर दिया है बड़क्कम। Whatever I need, I felt, whatever I wanted to say, I have written it. I don't really want to react, answer, or get into any kind of questioning today. बाबुल सुप्रियो पहले ही कह चुके हैं कि वो अपने मन से उन्होंने फैसला लिया है, लेकिन ये समझना आसान है कि बाबुल सुप्रियो ने इस्तीफा क्यों दिया। 7 जुलाई को मोदी के कैबिनेट विस्तार में बाबुल सुप्रियो का पत्ता कट गया था। वो तब भी खिन्न नजर आए थे, लेकिन उनकी नाराजगी धीरे 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 इस जगह पहुंची जहां से उन्होंने बीजेपी को विदा कह दिया। बाबुल सुप्रियो भले ही कुछ कहें, लेकिन बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज उन्हें स्वार्थी कह रहे हैं। वो इतना स्वार्थी नहीं होना चाहिए। जिस पार्टी ने कहां से लाकर उनको कहां खड़ा केंद्रीय मंत्रिमंडल तक ले गए, और आज अगर उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटना पड़ा कि पश्चिम बंगाल की परिस्थिति को देखते हुए, तो जो उन्होंने किया है मैं उचित नहीं समझता। बाबुल सुप्रियो ने अपना इस्तीफा फेसबुक पर लिखा था, लेकिन बंगाल बीजेपी के बड़े नेता दिलीप घोष से इस बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। রাজনীতি করবে না করবে, কখন করবে, কখন ছাড়বে, এটার আমার কিছু বলার নেই। প্রত্যেকের নিজস্ব অধিকার আছে, সেই হিসাবে তারা করছে। সাংসদ পদ ছেড়ে দিচ্ছি বলেছেন, রাজনীতি ও সাংসদ পদ উনি কি রিজাইন করেছেন? না করেনি, কিন্তু আপনারা খবর করুন, ঠিক আছে। মাসির গোপ হলে মেসো বলবো কি মাসি বলবো, এটা গোপ তো বেরো। তো উনি আছেন, উনি এখন লোকসভায়ও আছেন, আমাদের সহকর্মীও আছেন, এমপিও আছেন। बीजेपी चाहे जो कहे, लेकिन कांग्रेस इसे बीजेपी पर हमला साधने वाले मौके की तरह देख रही है। कांग्रेस कह रही है कि अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो क्या वो केवल मंत्री रह के ही सेवा करना चाहते थे और अब राजनीति से ही त्याग कर रहे हैं? और दूसरा, ये जो पिछले रिशफल में ड्रॉप तो 12 लोग किए गए थे, तो ये तो शुरुआत है, अब आगे देखिए और क्या होता है। लेकिन बाबुल सुप्रियो पर मची राजनीति के बीच सवाल ये है कि क्या वास्तव में बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास ले लिया है या नाराज होकर उन्होंने बीजेपी छोड़ी है, क्योंकि राजनीतिक हलकों में खबर ये है कि बाबुल सुप्रियो टीएमसी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि अभी तक बाबुल सुप्रियो भी नकार रहे हैं और टीएमसी के सांसद भी कह रहे हैं कि टीएमसी में कौन शामिल होगा ये ममता बनर्जी तय करेंगी। অন্য দল থেকে কেউ আসবে সেই সিদ্ধান্ত মমতা ব্যানার্জি নেবেন। अब राजनीति यूं है कि बंगाल में ममता बनर्जी ने अपनी जीत का बिगुल बजाने के बाद बीजेपी के खिलाफ देशव्यापी अभियान छेड़े हुए हैं। वो विपक्ष को एकजुट करने में लगी हुई है और दूसरी ओर बंगाल के ही बीजेपी नेता का यूं पार्टी को छोड़ देना विपक्षियों को उत्साहित करने वाला है। आज तक ब्यूरो।
और आइए अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की, जो सीधे सीधे हमारे देश से जुड़ी हुई है। जी हां, जेडीयू में नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के समर्थन में आवाज बुलंद हो रही है। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार पीएम मटीरियल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद नीतीश कुमार में ही देश की बागडोर संभालने की योग्यता है। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के पद पर या उनका जो अभी स्टेटस है उस पर उसको हम कोई चुनौती नहीं दे रहे हैं, लेकिन पीएम मटेरियल आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी तो पीएम ही हैं, बाकी कई लोग पीएम मटेरियल हैं, जिसमें नीतीश कुमार भी एक पीएम मटेरियल हैं। बंगाल में बारिश है। बारिश से बंगाल और बंगाल के लोग बेहाल हैं। कई शहरों में सड़क समुद्र बन गई हैं। गांव के गांव में पानी ही पानी नजर आता है। नदी नाले जबरदस्त उफान पर हैं। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। कई बांध जो हैं उनमें दरार आ गई है। बंगाल में आसमान से आफत बरस रही है। कई शहर, कई बस्ती, कई गांव लबालब हैं। दूर दूर तक पानी ही दिखता है, मानो इलाके में समंदर आ गया। सड़कों पर सैलाब है, रास्ते डूबे हैं, घरों तक पानी आ गया है। नदियों में इस कदर उफान है कि वो डैम तोड़कर गांव में कहर बरपा रही है। कहीं पुल के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है तो कहीं तेज धार सब कुछ डुबोने पर आमादा है। हुगली में बाढ़ कहर बरपा रही है। दो प्रमुख नदियों द्वारकेश्वर और रूपनारायण के उफान में कई बांध बिखर गए तो कुछ इलाका पानी पानी हो गया। सड़कों पर नाव चल रही हैं, आधे घर डूबे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि गांव पानी में बसा है, सब कुछ डूब गया है। सड़कों पर समंदर उमड़ आया है, दूर दूर तक पानी ही पानी है। अब इस मंदिर को देखिए, एक फ्लोर पूरी तरह से पानी के अंदर है और पानी पूरे वेग के साथ इसे डुबो रहा है। वेस्ट मिदनापुर नदी का पानी सड़कों पर आ गया। कुछ इलाके डूबे हुए हैं, घरों में पानी है। इन कच्चे मकानों का क्या हाल है देख लीजिए। वीरभूम के कंदार कुल्लू गांव में पूरी तरह से पानी का कब्जा है। यहाँ डैम तोड़कर नदी का पानी घुस आया है। आसनसोल का हाल देखिए, गौरी नदी पुल के ऊपर आ चुकी है और रेलिंग के बीच से घुसता पानी झरने की शक्ल ले रहा है। पानी का जोर बहुत ज्यादा है। देखने से तो लग रहा है कि हिलोरों के झटके से ये पुल कभी भी ढह सकता है, लेकिन लोग खतरे से बेपरवाह हैं। नदी के किनारे घनी बस्ती बसी है। बस्ती के दूसरी ओर लोग पैदल चलकर नदी पार किया करते थे, लेकिन अब यहाँ समंदर उछाल मार रहा है। दूर दूर तक मकानों की पहली मंजिल पानी में डूबी नजर आ रही है। पानी अंदर घुस आया तो लोगों ने ऊपरी मंजिलों में शरण ली। जिनके पास ये विकल्प नहीं था वो लबालब सड़कों पर ही उतर आए। ये वाला जो सैलाब है इस वक्त बहुत ज्यादा भयानक है। नदी किनारे के तमाम लोग अपने अपने घर बार छोड़ करके सामान जान बचा करके बाहर सब लोग हमारे स्कूल हुआ, मदरसा दीनिया हुआ, लाइब्रेरी हुआ, जो अभी उनको वहाँ पर लोग जो है बने रह रहे हैं। तो हालात ये है कि बने लोग बहुत बुरी तरह से इस वक्त सैलाब के जद में है। ये तस्वीरें बंगाल के पुरुलिया से झारखंड के जमशेदपुर जाने वाले नेशनल हाईवे 32 की हैं। कुमारी नदी की धारा हाईवे के ऊपर तक पहुंच गई है और सड़क पर पानी के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। 2 दिन की बारिश के बाद हाईवे पर सैलाब बह रहा है और जिसने इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही पर रोक लगा दिया है। बंगाल की राजधानी कोलकाता में करीब 1 हफ्ते से रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है। शहर के गली मोहल्लों में इतना पानी जमा हो गया है कि बारिश रुकने के बाद भी हर जगह तालाब का मंजर दिख रहा है। मकानों के भीतर भी पानी घुस चुका है। लोग परेशान हैं कि बारिश थमी है, लेकिन मुसीबत क्यों नहीं थमती। आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में बारिश का अनुमान जताया है। हुगली से भोलानाथ, कोलकाता से अनुपम मिश्र और सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो।